सोचने वाली बात है कि एक ऐसा समाज जो अपने ही मासूम बच्चों को पूरी मर्जी से आग में झोंकने के लिए तैयार हो जाए। मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है ना कि ये किसी प्राचीन बर्बर कबीले की कहानी है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही अंधेरे युग की बात हो रही है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर ये मानसिकता इंसान को अंधा कर देने वाला ये जो ढांचा है वो आज भी हमारे आसपास मौजूद हो। आज की इस गहन चर्चा में हम खौफ के उस व्यापार को समझने वाले हैं जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। और ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारा आज का स्रोत है स्कैरी पंपकिन यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई एक एनिमेटेड हॉरर कहानी। इसका नाम है मोलॉज हॉरर स्टोरी। हम इस कहानी के ट्रांसक्रिप्ट पर बात कर रहे हैं। और इस तरह की हॉरर कहानियां अक्सर सिर्फ डराने के लिए नहीं गढ़ी जाती। अगर हम गहराई से देखें ना तो ये समाज की सामूहिक चिंताओं या सत्ता के दुरुपयोग को सामने लाती हैं। हाँ, वही भयानक अंधेरा जिस पर बात करने से हम अक्सर कतराते हैं। सही कहा। तो मोलोज की ये कहानी सिर्फ एक राक्षस की कहानी नहीं है, मतलब ये नियंत्रण और सत्ता की कहानी है। और यही आज का हमारा मिशन भी है। ये चर्चा सिर्फ इस कहानी का सारांश नहीं है, बल्कि हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे अंधविश्वास, डर और सत्ता का गठजोड़ असल में काम करता है। मतलब खौफ का इस्तेमाल एक टूल की तरह कैसे होता है ताकि लोगों की सोच को बिल्कुल पैरालाइज किया जा सके। बिल्कुल। तो चलिए सीधे इस खौफनाक दुनिया में कदम रखते हैं। शुरुआत एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य से होती है। आधी रात का समय है और चारों तरफ घना अंधेरा है। माहौल एकदम रहस्यमयी है। हाँ, और एक टूटे हुए प्राचीन खंडहर के बीच हवन कुंड की आग सुलग रही है। वहां बैठा है अघोरम, जो उस गांव का सबसे सिद्ध पुजारी माना जाता है, और उसके ठीक सामने एक बेहद भयानक मूर्ति रखी है, मोलॉज की। वो मूर्ति का विवरण भी बहुत अजीब है। अरे बाप रे, बहुत डरावना है। शरीर इंसान का है लेकिन सिर भैंस जैसा है, और सबसे खौफनाक बात कि इसके पेट में एक आग की भट्टी जल रही है। हाँ, वो भट्टी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। और अघोरम वहां मंत्र पढ़ रहा है, ओम झरझर मोलकाय नमः। और फिर वो एक छोटे से मासूम बच्चे को उस मूर्ति के पेट में सुलगती भट्टी में फेंक देता है। आग भड़कती है और अघोरम पागलों की तरह हंसता है। ये दृश्य वाकई बहुत विचलित करने वाला है ना? चलिए इसे समझते हैं। मतलब ये दृश्य सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम है। अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो अघोरम का ये काम बिल्कुल किसी माफिया प्रोटेक्शन रैकेट की तरह है। माफिया वाली तुलना एक हद तक सही है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के समाजशास्त्र को देखें ना तो अघोरम एक आम माफिया से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो कैसे? क्योंकि माफिया सिर्फ शारीरिक डर पैदा करता है, लेकिन अघोरम लोगों की श्रद्धा, उनकी आस्था और मनोवैज्ञानिक असुरक्षा को हैक कर रहा है। वो खुद ही गांव में सूखा और बीमारियां फैलाता है और फिर उसी समस्या के समाधान के रूप में मोलोज के क्रोध की कहानी गढ़ देता है। अच्छा, मतलब समस्या भी उसकी और समाधान भी उसका। बिल्कुल, और कीमत बेचारे आम लोग चुका रहे हैं। ये तो एक तरह का मैन्युफैक्चर्ड डर हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। कहानी में एक सीन है जहां गांव का सरपंच और बाकी लोग सरला नाम की एक बेबस विधवा का बच्चा छीन लेते हैं। हाँ, वो बहुत ही मार्मिक हिस्सा है। सरला गिड़गिड़ाती है, चीखती है। वो कहती है कि भूखी मर जाएगी लेकिन बच्चे की बलि नहीं देगी, पर पूरा गांव सरपंच का साथ देता है। मतलब कोई भी समझदार इंसान एक मां से उसका बच्चा कैसे छीन सकता है? इसे सिर्फ बेवकूफ़ी कहना बहुत आसान निष्कर्ष होगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि डर इंसान के दिमाग को शारीरिक रूप से कैसे बदलता है। मनोविज्ञान में एक बहुत ही अहम कंसेप्ट है जिसे संज्ञानात्मक बोझ या कॉग्निटिव लोड कहते हैं। कॉग्निटिव लोड, ये कैसे काम करता है? जब किसी समाज को लगातार सूखे या रहस्यमयी बीमारियों के साए में रखा जाता है ना, तो उनके दिमाग का तार्किक सोच वाला हिस्सा लगभग काम करना बंद कर देता है। इंसान सिर्फ सर्वाइवल मोड में आ जाता है। बाप रे, मतलब वो सोच ही नहीं पाते। हाँ, सरपंच और गांव वाले जन्म से बुरे नहीं है। अघोरम ने उनके अंदर ये झूठा विश्वास भर दिया है कि एक बच्चे की बलि पूरे कबीले को बचा लेगी। सामूहिक सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों की बलि देना तानाशाही का सबसे पुराना हथियार है। ये सच में बहुत डरावना है कि सर्वाइवल के लिए इंसान अपनी सहानुभूति ही भूल जाता है। खैर, इसी घुटन भरे माहौल में एक नई ऊर्जा आती है। शहर से एक सरकारी अधिकारी आता है जिसका नाम राकेश है।
राकेश काना कहानी का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। राकेश शिक्षा विभाग से है और वो ये जांचने आया है कि गांव के स्कूल में बच्चों की संख्या 75 से घटकर अचानक सिर्फ 19 क्यों रह गई है। पर यहाँ मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगी कि स्कूल ही क्यों? ये एक बहुत ही अहम सवाल है ना? जब भी कोई समाज अंधविश्वास या तानाशाही में डूबता है तो सबसे पहले स्कूल ही क्यों बंद होता है? है। शिक्षा का मुख्य काम सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है। शिक्षा सवाल पूछने की क्षमता देती है, और अघोरम जैसे सत्ता के भूखे लोगों के लिए सवाल पूछने वाला दिमाग सबसे बड़ा खतरा होता है। एक डरा हुआ समाज किसी भी स्वयंभू देवता के लिए एकदम उपजाऊ जमीन है। सही कहा। और राकेश इस अंधी आस्था के बीच तर्क का एक प्रतीक बनकर आता है। सूट बूट पहने हुए, आंखों पर सनग्लासेस। उसका सीधा टकराव अघोरम से होता है। हाँ, वो सीधा सवाल करता है। वो पूछता है कि आपने कौन सी डिग्री ली है, कौन सी सिद्धि पाई है। और अघोरम का जवाब सुनिए। वो कहता है कि हमारी सिद्धि तुम्हारी समझ से बाहर है। ये जो लाइन है ना कि तुम्हारी समझ से बाहर है, ये सत्ताधारियों का एक क्लासिक पैंतरा है। अच्छा, कैसे? जब उनके पास किसी तार्किक सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं होता तो वो अपने काम को एक रहस्य में लपेट देते हैं। वो सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत छोटी है। मतलब बिना बहस किए ही सामने वाले को चुप करा देना। बिल्कुल, सवाल पूछना ही पाप घोषित कर दिया जाता है। लेकिन राकेश के लिए ये सिर्फ एक वैचारिक बहस नहीं रहती। वो गांव में एक बहुत ही परेशान करने वाला दृश्य देखता है। बच्चे मिट्टी से मौलौच की मूर्ति बना रहे हैं और बलि का खेल खेल रहे हैं। हाँ, ये हिस्सा कहानी के सबसे गहरे ट्रॉमा को दिखाता है। मतलब वे बच्चे हत्या को एक सामान्य खेल की तरह दोहरा रहे थे। बच्चे अक्सर अपने आसपास के तनाव और डर को प्रोसेस करने के लिए उसे खेल बना लेते हैं। जिस समाज में रोज हिंसा होती है, वहां बच्चे उसे जीवन का नियम मान लेते हैं। वो दरअसल उस हिंसक समाज का आईना दिखा रहे थे जो अघोरम ने गढ़ा था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि राकेश को सरपंच के घर जो शरबत मिलता है ना, उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला होता है। उसे रात में मोलौच का भयानक सपना आता है। अघोरम का एक और हथकंडा। हाँ, और जब नींद टूटती है तो वो खंडहर की तरफ जाता है। अघोरम को लगता है कि उसने राकेश को पकड़ लिया है और वो अहंकार में अपना पूरा सच उगल देता है। बिल्कुल, वो अपनी असलियत बता देता है। वो मानता है कि वो भगवान नहीं बल्कि शैतान मोलोच की पूजा करता है और अगले 7 सालों में अमर होना चाहता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या अघोरम के पास सच में कोई जादुई शक्ति थी या वो सिर्फ रसायन और मनोवैज्ञानिक डर का मास्टरमाइंड था? ये सोचना बहुत आसान है कि वो सिर्फ एक मामूली ठग है, लेकिन असली खतरा उसकी केमिस्ट्री में नहीं बल्कि उसकी मास साइकोलॉजी की समझ में है। रसायन तो सिर्फ औजार थे। मतलब पानी में जहर मिलाना और ये सब? हाँ, उसने शरबत में मतिभ्रम करने वाले ड्रग्स मिलाए ताकि लोग वो देखें जो असल में है ही नहीं। होलुसिनोजेंस और मानसिक तनाव मिलकर अक्सर मास हिस्टीरिया पैदा करते हैं। बाप रे। अघोरम का असली जादू यही मैनिपुलेशन था। कृत्रिम संकट पैदा करो और खुद को रक्षक बना लो। और यही उसका अहंकार बन गया। उसे लगा कि शहर से आया राकेश भी उसके जाल में फंस गया है। उसने अपनी अमरता की भूख का सच उगल दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि राकेश ने क्या बिसात बिछाई है। अघोरम उस अहंकार में अंधा हो चुका था जो हर तानाशाह का अंत तय करता है। बिल्कुल। राकेश ने गांव वालों को वहां बुला लिया था। उसने खुद कुछ साबित नहीं किया, बस अघोरम के ही शब्दों से उसे बेनकाब कर दिया। और जब उन गांव वालों ने सुना कि उनके बच्चों की बलि किसी भगवान ने नहीं ली, तो उनका डर क्रोध में बदल गया। हाँ, भयंकर क्रोध में। एक बूढ़ा आदमी बताता है कि कैसे 20 साल पहले इसी अघोरम ने उसके पोते की बलि दी थी। वो 20 साल का दबा हुआ दर्द ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। जब बरसों का डर टूटता है तो ऐसा ही होता है। गांव वाले अघोरम को उसी मोलोज की आग की भट्टी में धकेल देते हैं। अघोरम जलकर खाक हो जाता है। अगली सुबह सब खुश है, राकेश वापस लौट जाता है। पहली नजर में ये एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग लगती है। ये शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम समाजशास्त्र देखते हैं तो पाते हैं कि सत्ता और बुराई इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। और यही है स्रोत का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट है। कहानी खत्म नहीं होती। अमावस की रात उस खंडर में एक आदमी फावड़ा लेकर आता है। वो मूर्ति को खोदकर निकालता है, और वो आदमी कोई और नहीं, अघोरम का अपना बेटा है। एक नई पीढ़ी। वो अपनी तंत्र विद्या से अपने पिता अघोरम की आत्मा को उसी मोलुच की मूर्ति में डाल देता है। मतलब अब मोलुच सिर्फ मूर्ति नहीं है, मोलुच ही अघोरम है।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े तो ये अंत एक कड़वा सच बताता है। अक्सर समाज सोचता है कि तानाशाह को उखाड़ फेंका तो बुराई खत्म, लेकिन अघोरम का बेटा इस बात का प्रतीक है कि बुराई एक नए चेहरे के साथ वापस लौट आती है, एक नए रूप में। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी खतरनाक कंप्यूटर वायरस को डिलीट कर दिया हो, लेकिन वो मिटने से पहले हार्ड ड्राइव में अपना कोड छिपा जाए। ओह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। वायरस मिट गया, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। अत्याचारी मर जाता है, लेकिन उत्पीड़न का वो ढांचा जिंदा रहता है। ये विचार बहुत डरावना है। जिस चीज को खत्म मान लिया था, वो अब एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसे नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। तो इस सब का मतलब क्या है? हम क्या निचोड़ निकाल सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हाँ, जहां भी सवाल पूछने पर पाबंदी लगे, जहां कहा जाए कि बस आंख बंद करके विश्वास करो, वहां हमेशा किसी अघोरम के छिपे होने की गुंजाइश होती है। राकेश सिर्फ इसलिए सच तक पहुंचा क्योंकि उसने सवाल पूछना चुना। बिल्कुल, जब तक समाज सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाता, डर का ये व्यापार फलता फूलता रहेगा। ज्ञान और तर्क ही लोगों को आजाद करते हैं। एकदम सही बात है। अब चर्चा के अंत में मैं एक बहुत गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा इस बात पर गौर करें। कहानी के अंत में अघोरम खुद मोलोच की मूर्ति बन जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब इंसान के अंदर सत्ता की भूख हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो अपनी इंसानियत पूरी तरह खो देता है? सोचने वाली बात है। वो खुद ही वो पत्थर का दानव बन जाता है जिसकी उसने कभी पूजा की थी। क्या ये महज एक कहानी है, या ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे अत्याचारी अंततः अपने ही बनाए हुए क्रूर निर्जीव सिस्टम का हिस्सा बनकर रह जाते हैं? क्या अत्याचारी इंसान रहता है या खुद एक मशीन बन जाता है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसी रहस्यमयी सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तर्क की आवाज को जिंदा रखें और सवाल पूछना कभी बंद ना करें।